वेलकम डियर रॉकर्स, कैसे हो आप सभी। तो आज हम देखने वाले हैं थंडेल। तो कहानी की शुरुआत में हम सत्या नाम के एक लड़की को देखते हैं जो बारिश के दौरान रेलवे स्टेशन पर बैठी होती है। अब यहाँ सत्या को देखकर ये पता चल रहा है कि किसी दुख में गुजर रही है ये, और शायद ये दुख उसका अपने प्यार को लेकर है। तभी वहाँ पर सत्या के पिता आ जाते हैं जो उसे इस तरह बारिश में भीगते हुए देखकर घर लेकर जाते हैं। घर पर पहुंचकर भी ना सत्या अकेली उदास बैठी होती है और अचानक से अपने पिता को जाकर कह देती है कि मुझे शादी करनी है, आप मेरे लिए लड़का ढूंढिए बस। उसके पिता भी कहते हैं बेटा जरा सब्र करो, एक बार फिर सोच लो। पर सत्या शादी करने की जिद पर अड़ जाती है। अब अगले ही दिन एक इंजीनियर लड़का सत्या को देखने के लिए आ जाता है, जहाँ दूसरी तरफ हम सत्या को तैयार होते हुए देखते हैं बढ़िया तरीके से, बहुत खुश भी है वो। उसी दौरान दोस्तों उसकी दोस्त उसको उसके लवर के बारे में पूछ रही होती है। जवाब में सत्या कहती है कि जब प्यार ही नहीं तो किस बात का लवर। और आगे जब सत्या उस इंजीनियर के सामने जाती है तो सत्या को देखकर उस लड़के की आंखें फटी की फटी रह जाती है। वो सोचने लगता है कि इतनी सुंदर लड़की तो हमारी सातों पुश्तों में भी किसी ने देखी नहीं होगी, जिस वजह से वो शादी के लिए तुरंत हाँ कर देता है इंस्टेंटली। पर साथ ही साथ उसको ये डर भी होता है कि कहीं सत्या मुझे रिजेक्ट ना कर दे, क्योंकि खूबसूरती में तो वो उसके मुकाबले कुछ नहीं। लेकिन ये क्या यार, शॉकिंगली सत्या शादी के लिए मान जाती है। और इंजीनियर इस बात को सुनकर इतना खुश होता है कि जितना वो अपनी पहली बार जॉब प्लेसमेंट पर भी खुश नहीं हुआ था। और अब सत्या दोस्तों अगले दिन उस लड़के को मिलने के लिए बुलाती भी है, जहाँ वो उसे बताती है कि मेरा एक लवर है राजू। सुनकर लड़का दुखी होते हुए कहता है कि मुझे लगा ही था तुम्हारा कोई लवर होगा पक्का, तुम मुझ जैसे लड़के से क्यों शादी करोगी। तो जवाब में सत्या कहती नहीं नहीं, मैं शादी तुमसे करूंगी। क्या कह रही है ये? वो कंफ्यूज हो जाता है और कहता है मुझे तुम्हारी बातें समझ नहीं आ रही, क्या कह रही हो तुम। तो सत्या कहती है इसके लिए तुम्हें राजू की कहानी जाननी होगी, सुनो। अब दोस्तों फ्लैशबैक में चलते हैं जरा, जहाँ पर हम राजू नाम के एक फिशरमैन को गुजरात के समुद्र में फिशिंग करते हुए देखते हैं। असल में राजू अपने गांव वालों के साथ इस समुद्र में 9 महीने के लिए फिशिंग करने आता है, जिसके बाद ये सभी 9 महीनों तक मछलियां पकड़कर आगे फैक्ट्रीज को देते हैं और फिर 3 महीने के लिए अपने गांव लौट जाते हैं और फिर वही अगेन ये साइकिल रिपीट होती रहती है। इस तरह इनका काम चलता है। तो यहाँ पर इनके साथ इनका एक लीडर भी होता है जिसे थांडेल कहा जाता है। थांडेल इन्हें गांव से यहाँ तक लेकर आता है और पैसों का हिसाब भी थांडेल ही रखता है। इस वक्त इनका थांडेल राजू का चाचा रवि होता है। ये लोग अपने 9 महीने का काम खत्म करके किनारे पर लौट रहे होते हैं ताकि घर जा पाए। उसी दौरान दोस्तों राजू ऊपर बैठकर आराम से अपने फोन के नेटवर्क को चेक कर रहा होता है, क्योंकि इतनी दूर समुद्र में आने के बाद नेटवर्क आना बंद हो जाते हैं, इसीलिए वो कोशिश कर रहा होता है। पर राजू को अपनी गर्लफ्रेंड सत्या को बताना था कि मैं घर आ रहा हूँ, इसीलिए वो नेटवर्क की खोज में था। लेकिन तभी इनकी बोट पर कुछ समुद्री गुंडे हमला कर देते हैं, जिनका काम यह होता है कि पकड़ी हुई मछलियों को चुरा लेना या फिर इनके पैसे लूट लेना। राजू जैसे उन गुंडों को देखता है तभी उसके फोन का नेटवर्क आ जाता है और वो सत्या को कॉल भी लगा लेता है। और फिर राजू तो सत्या से बातें करते करते एक एक करके सभी गुंडों को मारकर वहां से भगा देता है। वहीं दूसरी तरफ सत्या को ये जानकर बड़ी खुशी होती है कि राजू घर लौट रहा है। तो अगले दिन की बात है, राजू जैसे गांव पहुंचता है वो सबसे पहले सत्या से मिलने जाता है और उसके बाद वो गांव के टावर पर लगा हुआ फ्लैग खोल लेता है, जिससे सभी गांव वालों को पता चल जाता है कि सभी फिशरमैन गांव लौट कर आ चुके हैं। तो आगे राजू अपने चाचा रवि को जरा टेंशन में देखता है, पता नहीं क्या बात है। वो उनसे कारण पूछता भी है और तब पता चलता है कि गांव के करीब एक इलीगल माइनिंग चल रही है, जहां कुछ समय पहले ऐसी माइनिंग पास के गांव में की गई थी और फिर उस गांव को बहुत ही नुकसान पहुंचा था। रवि तो उन माइनर से बात करने भी गया था, पर उन्होंने उसको बहुत ही बुरा भला कहकर उसकी बेइज्जती करके वहां से भगा दिया। रवि तब राजू से कहता है कि हम थांडेल होकर भी अपने लोगों के लिए कुछ कर नहीं पा रहे, मुझे इस बात का बहुत ही बुरा लग रहा है। तो राजू उस माइनिंग वाली जगह पर पहुंच जाता है चुपचाप और वहां सभी इलीगल काम करने वालों को पीट पीट कर माइनिंग को वहीं पर रुकवा देता है। जिसके बाद जब वो ये काम करके गांव लौटता है तब उसके चाचा सभी के सामने उसकी तारीफ करते हुए उसे गांव का नया थांडेल घोषित कर देते हैं। अब राजू अपना पूरा दिन सत्या के साथ यहाँ बिताने लग जाता है और उसी दौरान ये दोनों अपने दोस्त के बेटे के बर्थडे पार्टी में जाते हैं। ये दोस्त भी फिशरमैन ही है। बर्थडे पार्टी में सत्या देखती है कि उसके दोस्त की वाइफ अपने पति से लड़ रही है। तो सत्या उसको जाकर कहती है कि भाभी भैया 9 महीने काम करने के बाद सिर्फ 3 महीने के लिए आते हैं, इन 3 महीनों में भी आप झगड़ा मत कीजिए प्लीज। तो वो कहती नहीं, तुम्हें नहीं पता इनके जाने के बाद मैं किस तरह अकेले बच्चों को संभालती हूँ, हर समय अकेली रहती हूँ। जब तुम्हारी राजू से शादी होगी ना तब समझोगी तुम इस बात को। ये सुनकर सत्या भी सोच में पड़ जाती है, क्या मेरी भी शादी के बाद ऐसी जिंदगी हो जाएगी। अब अगले 3 महीने सत्या राजू के साथ बहुत ही खुश दिखाई देती है यहाँ से। और एक रात राजू बिना उसे बताए अपने अगले काम पर यानी 9 महीने के लिए निकल जाता है। सत्या जब नींद से उठती है तो गांव के टावर पर मछुआरों का जो झंडा था वो उसको नजर आ जाता है, जिसको देखकर वो समझ जाती है कि राजू फिर से काम पर जा चुका है और अब उसको 9 महीने का इंतजार करना होगा। सत्या तो पूरे दिन राजू को याद करने में लगा देती। उसी दौरान दोस्तों गांव में खबर फैलती है जिसमें यह पता चलता है कि गांव का एक फिशरमैन समुद्र में तूफान आने की वजह से मर गया और फिर उसकी डेड बॉडी गांव पहुंचाई जाती है। सत्या को जब इस बारे में पता चलता है और वो उस आदमी की पत्नी को जब पागलों की तरह रोते हुए देखती है तब उसे राजू को लेकर अपने मन में भी डर आ जाता है कि कहीं राजू के साथ भी ऐसा ना हो जाए।
इसी डर में वो रात को सो नहीं पाती और ये चीज उसके पिता देख लेते हैं, जिस पर जब वो उससे इसका कारण पूछते हैं तो सत्या सब कुछ उन्हें बताते हुए कहती है कि आप भी एक वक्त पर थांडेल बनना चाहते थे ना, तब आपने बीच में क्यों फिशिंग छोड़ दी। जवाब में वो सत्या से कहते हैं कि मुझ पर भी थांडेल बनने का भूत सवार हो गया था, जिसके लिए मैं गुजरात भी जाया करता था। पर जब एक बार मैं 9 महीने के काम से वापस लौटा तो मुझे पता चला कि तुम्हारी माँ की महीनों पहले ही मौत हो चुकी है। और ये बात गाँव वालों ने मुझे बताने की कोशिश की भी, पर समुद्र में नेटवर्क न आने की वजह से मुझे ये बात पता नहीं चल पाई। मैंने तब महसूस किया कि मैं अपनी पत्नी के आखिरी समय में भी उसके साथ नहीं रह पाया और उसी दिन मैंने थांडेल का काम छोड़ दिया। आगे सत्या के पिता ये भी कहते हैं कि मुझे तुम्हारे और राजू के प्यार पर पूरा भरोसा है बेटी, पर भगवान ना करे कि कभी तुम दोनों को अलग रहकर मुसीबत झेलनी पड़े। ये कहानी जानने के बाद सत्या काफी ज्यादा घबरा जाती है और ये फैसला लेती है कि अब इस बार जब राजू गुजरात से लौटेगा तब वो उसे वापस काम पर नहीं जाने देगी। तो इस तरह दोस्तों 9 महीने बीत जाते हैं और राजू के आने का वक्त हो जाता है, पर इस बार गांव के सभी फिशरमैन को लौटने में 6 दिनों की देरी हो जाती है, जिस बारे में सोचकर सत्या मन में बहुत सारी बातें सोचने लगती है कि पता नहीं कुछ ऐसा ना हो जाए, मतलब अनर्थ। तभी उसे राजू का कॉल आता है तो सत्या उस पर बहुत ही गुस्सा करती है कि जल्दी आ जाओ। राजू कहता है कि मैं अगले दिन पहुंच जाऊंगा गाँव। अगले दिन राजू सभी लोगों के साथ गांव पहुंच जाता है और टावर के झंडे को भी खोल लेता है। अब आगे सत्या राजू से मिलकर उसे गांव के एक फिशरमैन के साथ जो हादसा हुआ था उस बारे में बताने लगती है और उसे इनडायरेक्टली ये भी कहती है कि तुम ये काम छोड़ दो, लेकिन राजू यहाँ पर उसकी बातों पर उतना ध्यान नहीं देता। अब राजू सत्या से कहता है कि मुझे मेरे 9 महीने की पगार अभी तक नहीं मिली है, जो शायद अगली बार गुजरात पहुंचने पर ही मिलेगा, पर हाँ इस बार बॉस ने मुझे एक नई बोट भी दी है। दोस्तों इन बातों से सत्या समझ जाती है कि राजू अपने काम से बहुत प्यार करता है और वो काम को नहीं छोड़ेगा। तो इस बारे में सोचते सोचते वो बड़ी दुखी हो जाती है। राजू जब सत्या को दुखी देखकर उसका कारण पूछता है तब सत्या उसको सारी बातें बताकर आखिर में ये कह देती है कि तुम्हें मेरी कसम, उस काम पर तुम अब नहीं जाओगे, जिसके लिए ना चाहते हुए भी राजू मान जाता है। ऐसे ही अगले 3 महीने गुजर जाते हैं और सत्या इस ख्याल में होती है कि राजू अब वापस कभी नहीं जाएगा। वहीं दूसरी तरफ तो राजू गुजरात जाने के लिए तैयार बैठा होता है, जहां उसके दोस्त उसे बताते हैं कि सुबह 8 बजे गुजरात की ट्रेन है और राजू पिछली बार की तरह ही रात में सत्या को बिना बताए 8 बजे गुजरात वाली ट्रेन के लिए स्टेशन पहुंच जाता है। पर किसी वजह से यहाँ स्टेशन पर लेट हो जाती है। राजू वहीं पर रुक जाता है और तभी यहाँ सत्या की नींद भी खुल जाती है। वो गाँव के टावर पर लगा हुआ झंडा देख लेती है, जिसके बाद तो तुरंत भागते हुए सीधे स्टेशन पहुंचती है, जहां उसे राजू ट्रेन के इंतजार में बैठा दिखता है। राजू फिर उसे कहता है कि देखो मुझे गुजरात जाना होगा, मैं थांडेल बन चुका हूँ और अगर मैं नहीं गया तो आधे गांव पैसे नहीं कमा पाएगा। सत्या ये सब सुनने के लिए तैयार नहीं होती और उससे कहती है तुम मुझे चुनो या फिर अपने काम को। तभी वहां पर ट्रेन आ जाती है और राजू बिना कुछ जवाब दिए ट्रेन में चढ़ जाता है, जिसमें से वो जोरों से चिल्लाते हुए ये भी कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। सत्या तो दुखी होकर स्टेशन पर बैठ जाती है, ये सोचते हुए कि राजू ने अपने काम को चुना, मुझे नहीं चुना। और दोस्तों यही वो सीन है जो हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। कहानी करंट टाइम पर आती है, जहाँ सत्या इंजीनियर से कहती है मुझे बस आखिरी बार राजू से मिलकर ये कहना है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती हूँ और जब मैं ये कह दूंगी तभी मैं तुमसे शादी करूंगी, ओके। ये सुनकर इंजीनियर सत्या को 9 महीने रुकने के लिए कहता है, क्योंकि 9 महीने के बाद ही राजू लौटेगा और तभी वो उससे कुछ कह पाएगी। लेकिन दोस्तों कहानी में आगे बहुत ही ट्विस्ट है, इंतजार कीजिए। अब हम राजू को तूफान में फंसा हुआ देखते हैं, जहां तेज हवा के चलते उनकी बोट पाकिस्तान के समुद्री इलाके में पहुंच जाती है और उन्हें पाकिस्तानी नेवी अरेस्ट कर लेती है। ये खबर इसके बाद गांव वालों तक पहुंच जाती है और सभी इस बारे में जानकर बड़े टेंशन में होते हैं, क्योंकि पाकिस्तानी आर्मी उनको टेररिस्ट समझ रही थी और अब उनका क्या हाल करेगी किसी को नहीं पता। दूसरी तरफ पाकिस्तान में सभी को सेंट्रल जेल में ट्रांसफर किया जाता है, जहां ट्रांसफर होने से पहले उनके कपड़े उतार कर उनकी चेकिंग की जाती है और कोर्ट के ऑर्डर पर अब उन्हें कुछ दिन सेंट्रल जेल में रखा जाना है। वहां जेल में सभी पाकिस्तान कैदी इनको देखकर गालियां देते हैं और इनसे लड़ने की कोशिश भी करते हैं। इन्हीं कैदियों में से अहमद नाम का सबसे खतरनाक कैदी तब इनके सामने आता है और राजू के ग्रुप में जो एक छोटा बच्चा होता है वो उसे वंदे मातरम गाने के लिए कहता है। जिस दौरान छोटू जैसे ही वंदे मातरम गाने लगता है ना, तभी अहमद सामने दीवार पर लिखे भारत के नाम पर गंदी हरकतें करने लग जाता है, जिसको देखकर वहां पर खड़े सभी पाकिस्तानी हंसने लगते हैं, मजाक उड़ाते हैं वो इंडिया का। राजू फिर अहमद के वहां से जाने के बाद पानी लेकर भारत के नाम को वापस से साफ कर देता है। ये देखकर तो अहमद गुस्से में एक ब्लेड लेकर तेजी से राजू की तरफ उसको मारने के लिए बढ़ता है। वहाँ राजू भी उसको मारने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाता है। तभी वहाँ पर जेलर राजू को चांटा मारते हुए कहता है कि पहले दिन ही तुमने लड़ाई शुरू कर दी, बताओ, भूलो मत तुम पाकिस्तान में हो, भारत में नहीं। जिसके बाद वो जेलर राजू और उसके ग्रुप को वहां से जाने के लिए कहता है और अहमद को भी वार्निंग देता है कि इन लोगों को कुछ मत करना, इन्हें आगे कोर्ट में पेश करना है। दूसरी तरफ हम गांव में सभी औरतों को अपने पति को पाकिस्तान से वापस लाने के लिए गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करते हुए देखते हैं, जहां उनकी ये फोटो न्यूज़पेपर में भी आती है और राजू उस न्यूज़पेपर में सत्या की फोटो को देखकर उसे अपने पास रख लेता है। साथ ही इन्हें इनके घर से भी लेटर मिले होते हैं, जहाँ सभी ने अपने पति के लिए कुछ न कुछ बातें लिखी होती है। बस सत्या का भेजा हुआ लेटर ही पूरी तरह से खाली
खाली होता है। हालांकि राजू उस लेटर पर सत्या के आंसू के निशान को देख पाता है वैसे, और समझ जाता है कि सत्या उसको क्या कहना चाहती है। आगे उस रात अचानक से छोटू गायब हो जाता है और सभी उसको जेल में हर तरफ ढूंढने लग जाते हैं कि कहाँ गया। आगे उन्हें छोटू दोस्तों बेहोशी की हालत में एक दीवार के पीछे पड़ा मिलता है। साथ ही उस जगह पर खून भी फैला होता है और एक नुकीला धागा और कैंची भी। तभी दूसरी तरफ से अहमद अपने हाथ में नुकीला धागा लिए सामने आता है जहां धागे पर खून लगा होता है, और राजू समझ जाता है कि इन सभी लोगों ने छोटू को जबरदस्ती काटा है। ये देखकर राजू को बड़ा गुस्सा आता है कि इसकी इतनी हिम्मत, पर जेल में होने की वजह से वो कुछ कर नहीं पाता। अब गांव में हम सभी औरतों को देखते हैं जिनके पास खाने पीने के लिए जरा भी पैसे नहीं है, जिसका कारण यह है कि गुजरात में सभी फिशरमैन के बॉस ने उन्हें पैसे नहीं दिए हैं। इसलिए पिछली बार जब सारे फिशरमैन घर आए यानी गांव, तो कोई पैसे लेकर नहीं आया क्योंकि दिए ही नहीं उनको। बिना पैसों के लोगों के पास खाने पीने के लिए मतलब कुछ होता ही नहीं। और सभी की ऐसी हालत को देखकर सत्या इंजीनियर के साथ गुजरात पहुंच जाती है और राजू के बॉस से सभी वर्कर्स की मेहनत का पैसा मांगती है, जिस पर वो बॉस सत्या को बहुत ही बुरा भला कहता है और पैसा देने से मना कर देता है। अब गुस्से में आकर सत्या उसके ही ऑफिस के आगे बैठकर प्रोटेस्ट शुरू कर देती है, जहां कुछ ही दिनों में सत्या की परेशानी को समझकर ढेरों लोग उसके साथ प्रोटेस्ट करना शुरू कर देते हैं। और फिर यह खबर न्यूज़पेपर में भी आ जाती है, जिसके बाद बॉस को झुकते हुए सभी वर्कर्स के पैसे सत्या को देने पड़ जाते हैं, जिन्हें सत्या गाँव पहुंचकर सभी औरतों को दे देती है। अब आगे गाँव की सभी औरतें अपने यहाँ के डीएम के पास जाकर अपने पतियों को वापस लाने की मांग करती है, जिससे ये खबर उस डिस्ट्रिक्ट के मिनिस्टर तक चली जाती है और ऐसी ये बात हर जगह फैल जाती है। बिल्कुल। अब आगे फिर इंडियन गवर्नमेंट पाकिस्तान गवर्नमेंट से उन सभी को छोड़ देने के लिए रिक्वेस्ट करती है। फिर कुछ कोर्ट्स के ट्रायल्स के बाद पाकिस्तानी कोर्ट फैसला करता है कि राजू और उसके पूरे ग्रुप को वापस इंडिया भेज दिया जाएगा। ये सुनकर राजू और सभी लोग बड़े खुश होते हैं। गांव में भी खुशी की लहर दौड़ पड़ती है। सत्या जो इतने दिनों से राजू के दुख में खाना तक नहीं खा रही थी, वो पहली बार कुछ खाती है और सभी को फिर पता चलता है कि 15 अगस्त के दिन राजू और उसके लोगों को आजाद किया जाएगा। आगे जैसे 14 अगस्त का दिन आता है, सभी को आजाद किया जाने वाला होता है कि तभी इंडिया से एक न्यूज आती है, जिसमें इंडियन गवर्नमेंट ने जम्मू और कश्मीर पे आर्टिकल 370 हटा दिया है और इसी वजह से इंडियन गवर्नमेंट के इस फैसले से पाकिस्तान में दंगे शुरू हो जाते हैं। और जब पाकिस्तान कोर्ट को इस बारे में पता चलता है, तो वो राजू और उसके लोगों को वापस इंडिया भेजने का डिसीजन कैंसिल कर देते हैं। यहाँ सभी शॉक में हो जाते हैं कि क्यों, और फिर उन्हें वापस जेल की तरफ ले जाया जा रहा होता है। तभी बीच रास्ते में पाकिस्तानी प्रोटेस्टर्स उन गाड़ी पर हमला कर देते हैं और जब जेलर को ये बात पता चलती है, तो वो उस गाड़ी के ड्राइवर से किसी तरह गाड़ी को प्रोटेस्टर्स से दूर ले जाने के लिए कह देता है, क्योंकि अगर उनके हाथ राजू और सारे लोग लग गए ना, तो सभी को मार डालेंगे प्रोटेस्टर्स। लेकिन इसी बीच खबर आती है कि राजू और उसके लोग उसी प्रोटेस्ट के दौरान कहीं पर भाग गए और अब चारों तरफ पुलिस उनको ढूंढ रही होती है। लेकिन आगे रात के 12 बजे राजू खुद अपने लोगों के साथ जेल पहुंच जाता है और सभी सरेंडर कर देते हैं, जिसपे जेलर पूछता है कि तुम यहाँ से भाग सकते थे, पर तुम वापस क्यों आए? तब राजू कहता है कि मैं इन लोगों का थांडेल और भारतीय हूँ और मैं कभी भी कुछ गलत नहीं करूंगा। ये सुनकर उस जेलर को बहुत ही खुशी होती है और फिर अगले दिन 15 अगस्त आता है, जहाँ अहमद तो दीवार पर भारत का नक्शा बनाकर सभी कैदियों को उस पर गंदी हरकतें करने के लिए कहता है। और ये देखकर तो छोटू फिर अपना छुपा के रखा हुआ तिरंगा जेल में लहराने लग जाता है, जो देखकर सभी पाकिस्तानी कैदी उसको मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ते हैं। राजू तभी बीच में आकर सभी कैदियों को बहुत ही बुरी तरह मारता है और इस बार वो अहमद को भी नहीं छोड़ता। अहमद की बुरी हालत करने के बाद राजू तिरंगे को जला देता है, ये सोचते हुए कि अगर ये तिरंगा इन पाकिस्तानियों के हाथ लग गया तो ये इसके साथ पता नहीं क्या करेंगे। अब लड़ाई करने की वजह से राजू को दूसरे जेल में भेज दिया जाता है। वहीं दूसरी तरफ सत्या को जब ये पता चलता है कि अब उन्हें वापस नहीं आने दिया जा रहा, तो वो अपने यहाँ के मिनिस्टर से आगे बड़े लीडर्स को रिक्वेस्ट करने के लिए कहती है, जिसपे वो मिनिस्टर सत्या से दिल्ली जाकर सुषमा स्वराज की बेटी से बात करने के लिए कहते हैं, क्योंकि इस वक्त उन्हीं के पास इतनी पावर है कि वो सभी लोगों को वहां से वापस ला सके। जिसके बाद सत्या इंजीनियर के साथ दिल्ली जाती है और सुषमा स्वराज की बेटी से बात करने की कोशिश करती है, जहाँ बहुत कोशिशों के बावजूद वो उन्हें मिल नहीं पाती। जिसके बाद वो एक दिन शादी के जोड़े में उनके कार के सामने जाकर खड़ी हो जाती है। फाइनली वो सत्या को बात करने का मौका देती है, जहाँ सत्या उनको पूरी बातें बताते हुए उन्हें किसी तरह सभी को वापस लाने के लिए कहती है पाकिस्तान से, जिसके लिए वो मान जाती है और इंडियन एम्बेसी को वापस पाकिस्तान गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट करने के लिए कहती है, जहां इस बार फिर से रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो जाती है। और फाइनली अगले दिन सभी को 12 बजने से पहले इंडिया भेजने का फैसला किया जाता है, जहां एक एक करके सभी के आधार कार्ड से आइडेंटिटी वेरिफिकेशन किए जाते हैं और उन्हें इंडियन बॉर्डर पास करवा दिया जाता है। पर वहीं राजू के ग्रुप में एक आदमी इंडिया नहीं आ पाता, क्योंकि उसका आधार कार्ड नहीं था। असल में उस आदमी के दादी ने उसे कई बार आधार कार्ड बनवाने के लिए कहा, पर उसने कभी उनकी बात नहीं मानी और उसने आधार कार्ड नहीं बनवाया, जिस वजह से उसे वापस पाकिस्तान में रोक लिया जाता है। अब ये देख राजू गुस्सा हो जाता है कि ये क्या बदतमीजी है। वो वहीं पर इंडियन बॉर्डर पर बैठ जाता है, ये कहते हुए कि मैं अपने दोस्त के बिना यहाँ से हिलूंगा भी नहीं। जहाँ उसके चाचा उसको समझाने की कोशिश करते हैं, पर राजू उनकी बात नहीं मानता। इसके बाद उसके चाचा गुस्सा होकर कहते हैं कि अगर तू घर वापस नहीं गया तो सत्या की किसी और से शादी हो जाएगी। असल में सत्या और उस इंजीनियर की शादी का कार्ड
प्रिंट हो चुका था और वो कार्ड पहले ही राजू के चाचा के पास पहुंच चुका था, लेकिन राजू के चाचा ने राजू से ये बात छुपा कर रखी हुई थी। राजू जैसे ही सुनता है तो बहुत दुखी हो जाता है और भागते हुए फिर से पाकिस्तानी बॉर्डर में चला जाता है। सभी से कहता है कि मैं धांडेल हूँ और अपने भाई के बिना मैं अपने घर नहीं जाऊंगा। ये देखकर जेलर को राजू पर बहुत ही गर्व महसूस होता है और जेलर फिर इंडियन एम्बेसी से जल्दी उस आखिरी आदमी का आधार कार्ड बनवाने के लिए कहता है, जिसके बाद आधी रात तक आधार कार्ड भी बन जाता है पर तब तक 12 बज चुके होते हैं, जिस वजह से अब राजू और उस आदमी को भेजा नहीं जा सकता था। और अगला भेजने का फैसला कब आएगा इस बात की भी कोई गारंटी नहीं होती, क्योंकि आखिरी बार 2 साल पहले इन्हें भेजने की बात की गई थी और फिर 2 साल के बाद वापस पाकिस्तान गवर्नमेंट इनको भेजने को तैयार हुई थी, यानी कि इन्हें पाकिस्तानी जेल में रहते हुए 2 साल हो चुके थे, बताओ। पर तभी जेलर अपने ऑफिसर से कहता है कि अपनी क्लॉक को 5 मिनट पीछे कर दो और अब हमारे पास 5 मिनट और हैं, जिसके बाद ऐसा ही किया जाता है और राजू और उसके दोस्त को इंडिया भेज दिया जाता है। अगले दिन सभी गांव वाले सभी लोगों का स्टेशन पर इंतजार कर रहे होते हैं, जहां ट्रेन में सभी बाहर आते हैं पर राजू नहीं आता, जिसके बाद इंजीनियर सत्या से कहता है कि मुझे पता था तुमने वो शादी का जोड़ा मेरे लिए नहीं राजू के लिए पहना था, इसी वजह से मैंने राजू के इंडिया आते ही उसके लिए फ्लाइट्स के टिकट्स भेज दिए और अब तक वो तो गांव पहुंच चुका होगा। सत्या ये बातें सुनकर बड़ी खुश होती है और फिर भागते भागते गांव पहुंच जाती है, जहां उसे टावर पर झंडा खुला हुआ दिखता है, यानी कि राजू गांव लौट आया है। भागते भागते वो टावर पर जाती है जहां राजू बैठा होता है और फिर दोनों गले मिलकर रोते हुए कभी ना अलग होने का वादा करते हैं। इसी के साथ दोस्तों ये प्यारी सी कहानी खत्म हो जाती है। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, स्टोरी अच्छी लगी हो, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ध्यान रखिए अपना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।